हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना पड़ता है या साफ क्यों करना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक हवा में रखने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब उसको लंबे समय तक बाहर रखा रहता है हवा में, तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, तो अगर हम उसको बिना साफ करे ही जलाएंगे या बर्न करेंगे तो क्या होगा, वो जलने में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, अच्छे से नहीं जल पाएगा। इसीलिए उसको जलाने से पहले क्या करते हैं, हम जो रिबन है उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से साफ करते हैं। तो बच्चे, जैसे यहाँ पर इमेज है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि रिबन है ना, मैग्नीशियम रिबन है, और इस रिबन को क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, यानी कि जलाया जा रहा है। तो जलाने से पहले ये जो रिबन है इसे साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है, अगर हम साफ नहीं करेंगे तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छे से नहीं जलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधा डालती है। ठीक है, तो ये जो रिबन है, रिबन को जलाने में ये क्या होती है, बाधा डालती है, इसीलिए इसे जलाने से पहले साफ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाएं तो क्या करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि हमें क्या लिखना है, जो भी रिएक्शन है हमें क्या लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, संतुलित समीकरण हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो पहला क्या है, पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो लिख लेंगे सिंपली, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी हो गई हमारी रिएक्शन। बस हमें चेक करना है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है या नहीं है, यानी कि प्रॉपर संतुलित है या संतुलित नहीं है। चलिए, तो H2 है, यहाँ पर H एक ही है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन एक ही है। जब भी हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो भी हमारे अभिकारक है उसमें जो भी रिएक्टेंट है ना, अभिकारक है, उनमें जो भी हमारे क्या है उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी, यानी कि जो हमारा उत्पाद है उसमें कितने जो भी कंपोनेंट है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये एक एक ही है, एक ये है, एक ये है। अगर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो 2H हो जाएंगे, 2Cl हो जाएंगे, है ना, 2 1 2 2 1 2, यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 2 लगा दिया जाए तो हो गया सिंपल, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। अब रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास प्रॉपर, देखिए प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन है, इसको नोट कर लो। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आप खुद से कीजिए, फिर मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कराती हूँ बच्चों। चलिए अगला पार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड पार्ट है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड
BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो रिएक्शन तो कुछ इस प्रकार है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो रिएक्शन तो कुछ इस तरीके से, रिएक्शन हमने नोट कर ली। अब हमें देखना है कि ये प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है। तो जितने भी कंपोनेंट है उनको, जैसे बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सेम यहाँ पर भी बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। चलो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बेरियम है, एक सल्फर है, एक बेरियम है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, एक एल्यूमिनियम है, 3 क्लोरीन है, ठीक। यहाँ पर चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बेरियम है, 2 क्लोरीन है, 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12 और 3 हमारे पास सल्फर है। तो यहाँ से यहाँ में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है ना बच्चों, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जिस वजह से अगर हम यहाँ पर चलो, तो पहले आप इसे खुद से एक बार बैलेंस करो। एक बार एक एक करके आप देखना कहाँ पर जरूरत है बैलेंस करने की, ठीक है। तो एक एक पहले आप खुद से बैलेंस कीजिए, फिर इसे करते हैं। चलो, तो देखो सबसे इजी हम एल्यूमिनियम को बैलेंस कर सकते हैं। पहले एल्यूमिनियम क्या, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो गया, 2 एल्यूमिनियम इधर हो गए, 2 एल्यूमिनियम इधर हो गए, सिंपल। अब क्लोरीन देखो बच्चों कितने हो गए, 3 2 6 क्लोरीन हो गए, है ना, 3 2 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर क्लोरीन देखो कितना है, 2 क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन हो गया बैलेंस। अब हमें यहाँ पर बेरियम यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर भी अगर हमने 3 लगा दिया तो 3 बेरियम यहाँ पर हो गए। अब हो गई रिएक्शन पूरी बैलेंस। अब देखो, अब जो नया है, अब इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे जो भी हमने बैलेंस करके लिखा है। बेरियम देखो इधर 3 बेरियम है, इधर भी 3 बेरियम है, इधर 3 2 6 क्लोरीन है, इधर भी 3 2 6 क्लोरीन है, इधर देखो 2 एल्यूमिनियम है, इधर भी देखो बच्चों 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। इधर अगर सल्फर की बात करें तो 3 सल्फर है, इधर अगर हम सल्फर की बात करें तो इधर भी 3 सल्फर है। इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 12 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 और 3 4 3 12 ऑक्सीजन है, सिंपल। सब में क्या है, बराबर 3 बेरियम, 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फर और 12 ऑक्सीजन। तो अब हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली बैलेंस है बच्चों। एक बार फिर से आप चेक कर लो। बेरियम देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 बेरियम है, यहाँ पर क्लोरीन 6 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन सेम 12 ही ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों। तो अब ये रिएक्शन हमारी प्रॉपर बैलेंस होती है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसका अगला पार्ट जो है वो अभी हम करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो अगला पार्ट है थर्ड वाला, सोडियम प्लस जल यानी कि H2O
गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। अब ये हमारे पास रिएक्शन आती है। चलो तो इसको बैलेंस किया जाए। बैलेंस क्या क्या करना है हमें यहाँ पर, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर भी सेम सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बच्चों यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर भी एक सोडियम है, लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस किया है, देखो 2 तो ये है, एक ये, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना, और यहाँ पर 2 लगा दो, कितने हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। अब सोडियम बैलेंस है क्या, देखो सोडियम कितने यहाँ पर 2 सोडियम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 2 लगा दिया जाए तो 2 सोडियम हो जाएंगे। तो अब हमारी रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस है, 2 सोडियम यहाँ पर, 2 सोडियम यहाँ पर, ठीक, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 और प्लस 2 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी। अब हमारी रिएक्शन होती है प्रॉपर बैलेंस। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ X का घोल सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। अब कुछ है हमारे पास X जिसका घोल किस लिए उपयोग किया जाता है, सफेदी के लिए। सफेदी के लिए इसका घोल उपयोग किया जाता है। अब हमें पता है सफेदी के लिए किसका घोल उपयोग किया जाता है, बुझा हुआ चूना, है ना, यानी कि तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले प्रश्न में पदार्थ X का नाम बताइए, जिसे हम बुझा चूना भी कहते हैं। सफेदी के लिए बुझा चूने का ही तो उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बुझा चूनों को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड इसका सूत्र है, ठीक। चलो अब सेकंड प्रश्न क्या है इसमें, ऊपर यानी कि फर्स्ट प्रश्न में बताए गए पदार्थ X की पानी के साथ प्रतिक्रिया लिखिए। यानी कि X जो अभी हमने ढूंढा वो क्या था हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो इसकी पानी के साथ प्रतिक्रिया हमें लिखनी, यानी कि वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड में है, सॉरी ये हमारा सॉलिड में है, ये लिक्विड में है और एक्वस सॉल्यूशन ये बनाएगा। ये हमने इंफॉर्मेटिव इक्वेशन में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड एक्वस कैसे हम डिनोट करते हैं। रिएक्शन चेक कर लीजिए, बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बच्चों। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। अब जो लोहे की कील है, ठीक है, उसको कॉपर सल्फेट के घोल में जब डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसका रंग जो है वो क्यों बदल जाता है,
या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये 2015 में पूछा गया है बच्चों सीबीएसई में, कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में लगभग 30 मिनट तक डुबोया जाता है, रंग में आए परिवर्तन को बताइए, परिवर्तन का कारण बताइए। अब रंग में जो परिवर्तन है वो क्यों आ रहा है? देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, लोहा है, आयरन की कील है, जब इसे कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होगा? इस तरीके की रिएक्शन आपने देखी है जब हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, है ना बच्चों? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, FeSO4 बन जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर। अब ये जो कॉपर सल्फेट है ये कैसा सॉल्यूशन है, नीले रंग का, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लू सॉल्यूशन। ये होता है हल्के हरे रंग का, या हम कह सकते हैं ग्रीनिश सॉल्यूशन। तो होता क्या है बच्चों कि जब हम आयरन को यानी कि लोहे की कोई कील है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो वहां पर क्या होती है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण ये जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है ना, विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण ये जो कॉपर सल्फेट है जिसका नीला रंग है, ठीक है, जिसका रंग कैसे है, नीला रंग है, वो क्या हो जाता है, कॉपर के साथ आयरन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है, जिस वजह से इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हल्का हरे रंग का हो जाता है। तो अगर हमें रंग परिवर्तन बताना है तो इस तरीके से, और होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होने लगती है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसकी रिएक्शन नोट कर लीजिए और साथ ही चेक कर लीजिए अगर रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो बच्चों आपको खुद से रिएक्शन बैलेंस करनी है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया के अलावा किसी अन्य द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसका यहाँ पर उदाहरण देना है। सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि AB प्लस CD गिव्स, है ना, कोई AB है और CD है, ठीक है, कोई रिएक्टेंट, तो क्या प्रोडक्ट बनाता है बच्चों, ये बनाता है AD प्लस BC। इस तरीके से हम क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक जनरल इक्वेशन हम कह सकते हैं, इस तरीके से हम उसे दर्शाते हैं। अब कोई अन्य उदाहरण हमें लिखना है, एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल है ही, उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, नहीं, हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो कि हमारा क्या है, एक बेस है, रिएक्शन करा सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा क्या है, एक एसिड है, अम्ल है, ये क्या हमारा एक क्षार है, क्षारक है, और ये क्या हमारा एक एसिड है यानी कि अम्ल है। रिएक्शन जब हम कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर NaCl प्लस H2O, ठीक है, यानी कि ये Na जो है Cl के साथ जाएगा और ये OH जो है H के साथ जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा बच्चों। तो ये एक एग्जांपल है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। और बच्चों ये एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों आप एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तो ये वाली रिएक्शन जो है आपको आमतौर पर देखने को मिलेगी कि जब एक एसिड एक बेस के साथ यानी कि एक अम्ल एक क्षारक के साथ रिएक्ट करता है, ये बेस है हमारा, ये एसिड है, ठीक है। तो जब एक एसिड किसी बेस के साथ या बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि लवण और जल बनाता है, ठीक है बच्चों।
तो ये आप अगले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बना रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप वहां से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं या और भी आप नए एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ और कम होने वाले पदार्थों की पहचान करिए। सिंपली हमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, हमें ये बताना है। सिंपल। तो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से। अच्छा, पहली रिएक्शन अगर हम देखें तो सोडियम जो है क्या कर रहा है, Na2O बना रहा है ना, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर CuO से देखो, Cu है ना, CuO से Cu बन रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन का रिडक्शन कहाँ पर होता है, जहां पर रिडक्शन रिएक्शन, जहां पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से कम हो रहा है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ पर होता है, रिडक्शन में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो सिंपल था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमें बताना है नीचे जो अभिक्रिया दी गई है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला कथन, अच्छा देखो रिएक्शन देखो, lead oxide plus carbon gives, सिंपल लिखेंगे 2PbO lead oxide plus carbon gives lead plus कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सिंपली देखें तो लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है बच्चों, है ना, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलो तो पहला है हमारा लेड कम हो रहा है, यानी कि लेड का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या लेड का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, लेड का तो कोई रिडक्शन हो ही नहीं रहा है ना। लेड तो ये है ना, ये तो लेड ऑक्साइड है, तो लेड का तो रिडक्शन हो ही नहीं रहा। ठीक, तो पहला कथन तो गलत ही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत क्या हो रहा है, कार्बन हो रहा है ना ऑक्सीकृत, तो कार्बन से कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन ऑक्सीकृत होता है, हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीकृत हो रहा है। तो ये वाला भी हमारा क्या है, गलत है। अब अगला है कि कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, ये सेंटेंस, ये क्या है हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, इस कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। ठीक, अगला है लेड ऑक्साइड कम हो रहा है। अब लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन लेड का नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होकर के लेड बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी हमारा क्या है, सही है। हमें क्या पहचाना है यहाँ पर, कौन सा कथन गलत है, यानी कि पहला और दूसरा कथन गलत है। तो ए और बी क्या है हमारा, गलत है। ठीक है, ए बी सी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, यानी कि इसका आंसर है फर्स्ट, ए और बी क्या है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है।
ये हमको समझाना है। ठीक है बच्चों, अब क्यों माना जाता है, देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और पानी बनाता है, और साथ ही ऊर्जा का उत्पादन करता है। और यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। जिस भी रिएक्शन में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो श्वसन की अभिक्रिया है वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है, साथ ही एनर्जी का उत्पादन हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसीलिए क्या रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन ये है बच्चों। तो साथ ही आपको पहले ये रिएक्शन भी नोट कर लेनी है, बिना रिएक्शन के नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कोई एग्जाम में आता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।